नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे संपादक महोदय आशुतोष जी लगातार पुश करते रहे और मैं अपनी व्यस्तताओं में से अब समय निकाल के एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने दरपेश हूँ। ऐसी उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है कि मुझे अब हफ्ते में आप कई बार कार्यक्रम करते हुए पाएँगे। इसका शीर्षक रखा है उन्होंने मुद्दा। कि मुद्दा इसलिए कि हमारा जो मीडिया स्पेक्ट्रम है इस समय, उसने मुद्दों को ही गोल कर दिया है, मुद्दे ही गायब हैं। जो मुद्दे होने चाहिए, वो दरी के नीचे हैं और जिनके बारे में बड़ी शंकाएँ हैं कि वो मुद्दे हैं कि नहीं या बनाए जा रहे हैं, वही आमने-सामने हैं। आज जिस दिन ये हम शुरुआत कर रहे हैं, आप जानते ही हैं कि सारे देश में और सारे हिंदुस्तानी डायस्पोरा में इतना दबाव डाल के एक कार्यक्रम सबके ड्राइंग रूम्स में, सबके फ़ोन में, सबके डिजिटल स्पेक्ट्रम में, इंटरनेट पर, सब जगह वो इतनी ज़ोर से भरा हुआ है। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं कि आदमी उससे इधर-उधर हो ही नहीं सकता। जितने फ़ोन मेरे पास आए सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे भी लोग जो मुझसे असहमत रहते हैं वो भी और जो उनमें से कुछ जो किसी-किसी बात पर मुझसे सहमत हो जाते हैं, वो भी। तो ये एक इस तरह से जब किसी चीज़ को इतनी बड़ी इवेंट के रूप में सामने कर दिया जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। उस अयोध्या में ही जहाँ ये इतना बड़ा आयोजन किया गया जिसके लिए लोग कहते हैं कि करीब 20 करोड़ से ज़्यादा तो झंडे-झंडे बाँटे गए। देश के कौन से शहर में, कौन-सी कॉलोनी में, कहीं भी ऐसा जहाँ मनुष्यों की संख्या हो, वहाँ कुछ न कुछ इससे रिलेटेड तमिलनाडु तक में ये मामला राजनैतिक मामला बना, वहाँ से एक बीजेपी कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि वहाँ की सरकार बहुत जगह उनको स्क्रीन वगैरह लगाने से रोक रही है। इस तरह का दबाव था, इतना दबाव था और पिछले 15 दिनों से हमारे जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, उनके तमाम लोग अयोध्या में पड़े हुए थे और एक तरह की दुंदुभी बज रही थी और एक तरह का माहौल बना हुआ था देश में। लेकिन उसी अयोध्या में कुछ और भी है। अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं है और सिर्फ एक मूर्ति का मामला नहीं है। वहाँ जिंदा लोग भी हैं, चारों तरफ हैं। उनके अपने दुख-सुख हैं। उस धाम में भी हैं। वहीं से रोज़ी-रोटी कमाने वाले लोग भी हैं। उनके भी दुख-सुख हैं। तो इन इंसानों के बारे में जो बातचीत थी, जो ज़रूरी बातचीत थी कि जो कुछ हो रहा है, इस सब का उन पर क्या असर हो रहा है, वो सब गायब था। एक धार्मिक वातावरण रचने की कोशिश थी और उसी वातावरण के पक्ष में जो हो, सिर्फ वहीं तक सूचना को केंद्रित कर दिया गया था। बाकी सूचना गायब थी। लेकिन बहुत सारे उत्साही नौजवान पत्रकार हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन गुण है, समझ है, साहस है। ऐसे बहुत सारे लोग उन लोगों के पास गए जो अयोध्या में बसते हैं, जिनसे अयोध्या सचमुच में धड़कती है, जिनके दिलों में भी धड़कती है, जो राम के भक्त भी हैं या राम की सेवा में लगे हैं। ऐसे उन तमाम लोगों से बातचीत करने, बहुत सारे उनके बारे में जानने, उनके दुख-सुख का हाल-चाल लेने, ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए। उन्हीं में से कुछ नौजवानों का प्रयास एकाएक आज मेरे सामने आया। तो आज जब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा था, तो मैंने 2-3 चीज़ों पर काम किया था। लेकिन मुझे लगा इससे बड़ा मुद्दा आज के लिए क्या हो सकता है, कि उस अयोध्या की बात की जाए, जो अयोध्या धड़क रही है, जिसमें दुःख-सुख पैदा हो रहे हैं और जो आज है और कल भी रहेगी और उस तरह से रहेगी, कल भी धड़कती रहेगी। और अगर आपको जब ये शोर पीछे हो जाएगा, तब वहाँ कोई मिलेगा तो यही मिलेंगे। तो उनकी बात क क्यों ना आपके सामने आए। उसमें से एक जो जिन नौजवान बच्चों ने ये काम पत्रकारों ने ये काम किया है, उनसे मैंने थोड़ी बातचीत भी की है, अभी कार्यक्रम में आप देखेंगे। उनमें से एक ने एक वीडियो बनाया था, उसको हमारी टीम ने थोड़ा एडिट करके आपके लिए पेश किया है कि वो किस चीज़ को सामने लाए हैं, क्या चीज़ वहाँ हो रही थी, क्या चीज़ थी जिस पर बात नहीं हुई। तो उसमें से एक वीडियो है छोटा-सा, आप इसको देख लें और फिर उनके साथ मेरी बातचीत है। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इस मुद्दे से करते हैं। रोज़ कोशिश करेंगे, मुद्दे अनेक हैं,
ज़रूरी हैं और गायब हैं। इसलिए मुद्दे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे नसीहतें दीजिएगा जिससे मैं अपने काम में सुधार कर सकूँ। हमेशा उसकी ज़रूरत होती है और हमेशा सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो पेश है आज का मुद्दा। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ घंटे शेष बचे हैं, इसे बनने का ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। राम मंदिर के इतिहास में बाबर से लेकर राम मंदिर तक लगभग 500 सालों का समय लगा। संघर्ष और आंदोलन का एक लंबा दौर चला। तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। पर इस बदलाव ने यहाँ की आबादी को कुछ गहरे घाव दे दिए हैं, जो इस चकाचौंध में कहीं दर्ज नहीं किए जा रहे। जिस वक्त हम अयोध्या गए थे, उस वक्त अयोध्या नगरी को सजाने में हजारों की संख्या में मजदूर 24 घंटे तेज रफ्तार से दिन रात 22 जनवरी की तैयारियों में जुटे थे। वो पत्थरों को बड़ी शिद्दत से तराश कर उन्हें दीवारों पर लगा रहे थे। बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट और होर्डिंग्स लगाकर मंदिर के सामने वाले हिस्से को 22 जनवरी के भव्य समारोह के लिए तैयार किया जा रहा था। इस तैयारी के बीच फुटपाथ पर दुकान लगाए 50 वर्षीय कौशल्या इस आशंका में बैठी थी कि उनकी दुकान किसी भी वक्त उजाड़ी जा सकती है, जबकि इससे पहले उनकी अपनी खुद की दुकान थी जिसे 1 साल पहले उजाड़ दिया गया था। लोकस मंदिर के पास कौशल्या की तरह दर्जनों दुकानदार फुटपाथ पर बीते कुछ महीनों से इसी आशंका में रहते हैं कि उन्हें किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। रामायण में कौशल्या राम की मां थी। कभी उन्हें राम के वनवास से आघात लगा था। आज वे राम के आने पर डरी सहमी सी हैं। कौशल्या अपनी चिंता जाहिर करती हैं। हम लोग का सुबह होता है तो हम कह रहे हैं कि आज दुकान लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, साग सब्जी कैसे चलेगा घर में, शाम के कैसे आएगा साग सब्जी। हर सुबह डर हाँ, हर सुबह डर रहता, हर सुबह कि कैसे छोड़ के पलाई पर कैसे आज पुलिस लोग लगाने देंगे कि नहीं लगाने देंगे। हमें तोड़ने से पहले बताया गया था कि हमें दुकान के बदले पहले दुकान दी जाएगी। साथ ही साथ ये था कि उसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। अनुमानित शुल्क था कुछ जो कि ना के बराबर था, तो हमें यही बताया गया था। उसके बाद हमारी दुकान टूटी। टूटने के बाद ये हुआ कि आपकी दुकानें जब बन जाएगी तो आपको व्यवस्था दी जाएगी। बीते दिनों में 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद ये हुआ कि आपको ऐसी जगह दुकान दी जा रही थी जहाँ पे ना चलने की कोई व्यवस्था थी, ना पब्लिक वहाँ पहुँचती थी। हमने उन्हें मना कर दिया। साथ ही साथ चलते समय में ये हुआ कि बाद में हमें ना कुछ व्यवस्था दी गई। हम जैसे तैसे अपनी व्यवस्था चलाने लगे, सड़कों पे दुकान लगाने लगे। पुलिस आती थी, परिवर्तन दल आता था, हटा दिया जाता था। अगर हमें स्थायी दुकान नहीं मिली तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यह कहते हुए प्रदीप भावुक हो गए। अभी हम फुटपाथ पे लगाए हुए हैं दुकान। अभी कोई भरोसा नहीं है। सुबह लगाता हूँ, शाम हो जाता है, फिर शाम को मैं सोचता हूँ कि सुबह लगाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये दुकान में। सीमित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया जा रहा सड़कों का चौड़ीकरण और शहरों का सौंदर्यीकरण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस बदलाव ने लोगों के घरों और आजीविका को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। इन करोड़ों रुपए का असर यहाँ के ढांचागत बदलाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ के हाईवे, उन पर लाइटिंग, रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चमचमाते होटल, सब कुछ एक अलग और नए रूप में दिख रहा है। इस विकास से यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिलेगा, इनकी जिंदगी कितनी बदलेगी, ये तो आने वाले कुछ साल ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल इनकी स्थिति बहुत नाजुक है।
राम मंदिर बनने से खुश 50 साल की आशा देवी फुटपाथ पर आ चुकी हैं। उनके पति विकलांग हैं। इनकी कुछ साल पहले दुकान उजाड़ दी गई है। अब ये फुटपाथ पर पूजा की सामग्री बेचती हैं। सुनवाई के लिए उनके पास कोई नहीं है। दुकान में अब गरीब आदमियों की सुनवाई कहाँ होती है। यहाँ से वहाँ जो चाहता है तो भगा हटा देता है, और जिसने बोला कि नहीं यहाँ हमारी साइड पड़ती है तो वो पैसा मांगता है, उसको पैसा देना पड़ता है। इतना ही अपना जो कुछ मिल जाता है सब। जिन्होंने वर्षों राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया, उनके लिए यहाँ के प्रशासन और सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनका मन गदगद हो जाता और वो सरकार की जय जयकार करते। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। 2022 का चुनाव चल रहा था, हमें याद है कि यहीं बगल में खागे खाड़ा है, तो वहाँ पर एक बैठक की गई थी व्यापारियों की। डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा उस टाइम थे। उन्होंने बाकायदे कमिटमेंट किया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हम लोगों के पास, कि उन्होंने कहा था कि जिनकी दुकानें जाएंगी उनको गवर्नमेंट अपने पास से दुकान बना के देगी। लेकिन ऐसा केवल हवाई बातें थी। सरकार भी बदल गई, फिर से रिपीट का सरकार हो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, जिसकी पूरी दुकान चली गई। अमन, आपने वहाँ से बड़ी जोरदार रिपोर्ट की है। आप हिस्ट्री में गए हैं। अयोध्या का जो धार्मिक स्थल है उसके चारों तरफ जो आर्थिक परिघटनाएं होती रहती हैं उस धर्म तंत्र में, और उसके चलते जो वहाँ अपराध घटते हैं, किस तरह से अपराधियों की वो शरण स्थली है, कैसे वहाँ जो एक पुजारी थे जो प्रगतिशील विचारों के थे उनकी हत्या हुई, और उस मामले में अभी तक बहुत चीजें साफ नहीं हुई। उनके वकील को या उनके पुत्र को लेके उसमें शंकाएं हैं आपने जो पेश की हैं। और हनुमानगढ़ी और अन्य जगहों पर जो तमाम हत्याएं हुई हैं अतीत में और बाद में भी विभिन्न जायदाद वगैरह को लेकर या अलग तरह की राइवलरी को लेकर, बदले की भावना से, इत्यादि इत्यादि। और कैसे बिहार से एक सेलेक्टेड क्रिमिनल ग्रुप के लोग वहां आके बस गए और उनमें भी आपस में वार वगैरह हुआ, वो सब जो आपने रिपोर्ट किया है। क्योंकि ये सब चीजें स्मृति से विलोप हो रही हैं। शोरगुल इतना है, और शोरगुल एक अलग तरह का है जिसमें उसके सारे अतीत पर पानी पड़ जाता है और लोगों को सिर्फ हरा हरा दिखता है, जो उसमें कालिमा है वो छुप जाती है। तो जरा सा इसी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। सर, हम बहुत भूलने वाले समाज हैं, बहुत जल्दी भूलने वाले समाज के तौर पे जाने जा रहे हैं इसमें। मतलब हमको नहीं याद है हमारे बचपन से लेकर अभी तक कभी इतनी जल्दी चीजों को भुलाया गया हो। लेकिन अब तो हाल ही है, तो मीडिया का दौर है, मीडिया कर रहा है, सब तमाम लोगों की इसमें कमी समझते हैं हम लोग जी। लेकिन इतने जल्दी चीजें नैरेटिव से आ रही हैं, जा रही हैं, और ये सरकार है, मीडिया है, उसकी वजह से है। अन्यथा इतने जल्दी कोई समाज भूलता नहीं है जी। तो फिर लालदास की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो 30 साल पुरानी एक घटना है जी। और दुख इस बात का है कि उनको अयोध्या ने ही भुला दिया। मतलब पत्रकारों ने तो जिंदा रखा, अलग अलग तरीके से रिपोर्टें हुई, कभी किसी के रेफरेंस में आए, कभी किसी के, लेकिन अयोध्या के समाज ने इसको भुला दिया। ये थोड़ा सा दुख की बात है। ठीक, मैं इस पे अभी और पूछता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि गौरव का कनेक्शन जुड़ गया है। तो गौरव, आज अयोध्या में तुमने क्या देखा? सर, अयोध्या में मोटा मोटी बात करें तो 4 लोग दिखे। 4 में एक थे जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्ववादी जो संगठन है बजरंग दल के लोग दिखे, उनके कार्यकर्ता दिखे जी। उनकी गाड़ियों में बीजेपी के झंडे दिखे और उनके पास उनकी गाड़ियों में और उनका पर्सनल पास दिखा, वे अवेलेबल रहे। दूसरे दिखे मीडिया के लोग जो जिनकी संख्या दोपहर लगभग 10 बजे तक या कहीं 11 बजे तक उनकी संख्या श्रद्धालु जो 20 तारीख के पहले तक जहां पहुंच चुके थे अयोध्या, उनके बराबर है। लगभग 1000 के आसपास तो दिल्ली मीडिया और स्थानीय मीडिया को मिला करके लोग रहे होंगे। तो इस तरह से 2 लोग दिखे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और फोर्स के लोग दिखे। ठीक। तो ये 4 लोग दिखे। बाकी जो वहां श्रद्धालु के रूप में मौजूद थे, सर, हम
न्यूनतम से न्यूनतम कम से कम 200 लोगों से बात किए होंगे, 200 से ज्यादा ही बात किए होंगे, हम आपको न्यूनतम बता रहे हैं, जिससे हमको अयोध्या के 1 से 2 लोगों से ज्यादा लोग नहीं मिले। और जो दो तीन लोग मिले भी वे संत लोग थे, जो 16 साल 15 साल 32 साल से अयोध्या में किसी मंदिर किसी मठ में रह रहे थे। वे लोग भी, उनके पास पास नहीं था, उनके पास मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। वे लोग बाहर, जहां मीडिया के लोग 1.5 किलोमीटर बाहर उस चौक पे थे जहां लता मंगेशकर चौराहा, वहां सारे मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था और वहीं उनको भी रोक दिया गया था। तो इस तरह से, लेकिन जो अयोध्या के आम लोग थे, असल में अयोध्या जैसा कि हम उसको लंबे समय से इतिहास में देखते आए हैं, वो मामूली और आम लोगों का शहर रहा है। जैसे वहां राजा महाराजा पहले रहते थे तो आम लोग बहुत दूर रहते थे, लेकिन जब राजा महाराजा उस शहर से बाहर गए तो मामूली लोग, आम किसान और ये जाके वहां बसे। तो आज वे आम किसान इतने बड़े महोत्सव में, जहां पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंग से उसके चौराहे रंग दिए गए हैं, जहां डीजे पे राम सीता लक्ष्मण बना के यात्राएं निकाली जा रही हैं, शहर शहर में माहौल एकदम भगवा में है, तो वहां आम लोग गायब थे, आम महिलाएं गायब थी। अगर जो आम लोगों में कोई बचा रह गया तो ये सफाई कर्मी के रूप में ही वहां मौजूद रहे। तो अगर किसी को हम आम अयोध्या वासी खोजते तो बहुत खोजने के बाद हमको सिर्फ सफाई कर्मी मिल पा रहे थे। बाकी वहाँ आज आपकी गाड़ी रुक जाएगी तो अच्छा बात हो पाएगी, गाड़ी रोक ले अगर संभव। जी सर। तो हाँ तो सर, हम अगर बहुत खोज रहे थे तो अयोध्या में आम लोगों में सिर्फ वहां के सफाई कर्मी नजर आ रहे थे। बाकी अयोध्या का जो राष्ट्रीय और जिसे भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कह रही थी, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कह रही थी, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कह रही थी, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार कह रही थी, उसमें अयोध्या वासी नहीं थे। उसमें प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रीगण थे, वीआईपीज थे, वीवीआईपीज थे, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन थे। लेकिन अयोध्या वासी, अयोध्या के किसान, अयोध्या के मजदूर, अयोध्या के जो दुकानदार रहे, वे लोग भी वहां मौजूद नहीं रहे। उनकी दुकानों में ताले थे, उनकी दुकानें पन्नियों से बंधी थी, लेकिन वे नहीं थे। नाविक नहीं थे, निषाद मैंने निषादों को खोजने की कोशिश की, जिनका अहम रोल रहा है कि वो भगवान राम को पार लगाए, वो नजर नहीं आए। अच्छा, आज वो पार कर दिए गए, जिन्होंने पार लगाया वही पार कर दिए गए। अच्छा हाँ, तो वो गायब रहे पूरे कार्यक्रम से। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिस तरह से माहौल बनाया गया था, हम टीवी डिबेट्स में देख रहे थे, उसमें बहुत सारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर में बहुत बड़ा महोत्सव है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने, यकीन मानिए, उसमें मीडिया सेंटर में मैं लगभग 1.5-2 घंटे रहा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के नाम पे राइटर्स वगैरह के यहाँ एजेंसी में, भले यहाँ के स्थानीय पत्रकार हिंदी पट्टी के 1-2 रहे हों, लखनऊ के रहे हों, लेकिन दिल्ली से आए हों, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसमें इंटरेस्ट नहीं ली। और उसको, मुझे लगता है कि आपको कल के अखबार में और टीवी देखने के बाद पता चलेगा, वो इसको एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र के रूप में ही प्रस्तुत करेगी। वो कोई इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर भविष्य के रूप में नहीं देखेगा भारत के। ठीक। और कुछ आप उल्लेखनीय उसके बारे में बताना चाहें, चूंकि आप यात्रा कर रहे हैं, पहले आपसे ही सारी बात हो जाए। मेरे दोनों मित्र तो हमारे अपने। हाँ, नहीं सर, हम जुड़े रहेंगे। और दूसरा ये है कि सर, जैसे हम ये बात कहें, एक बात ये बताना बहुत जरूरी समझ रहे हैं कि जैसे मैं कल रात में 12-1 बजे के आसपास सुल्तानपुर पहुंचा था, 12 बजे, और सुल्तानपुर से ही हमको नाका और ये सब देखना पड़ा, मतलब पुलिस ने बैरिकेड किया था। तो जहां पुलिस मौजूद थी वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं, सनातन संघ, बजरंग दल, इनकी गाड़ियां भी एक रहती थी, और पुलिस के साथ साथ वे लोग भी लोगों को देख रहे थे, लोगों को जांच रहे थे। इससे हमारे पास मीडिया का पास था, गाड़ी का पास नहीं था, तो सबसे ज्यादा आपत्ति पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। सबसे ज्यादा आपत्ति वो संगठन के लोग कर रहे थे, हिंदूवादी जो संगठन थे, जो आरएसएस के आनुषंगिक संगठन थे, उनके लोग आपत्ति दर्ज करा थे कि नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद जब हम किसी माध्यम से अयोध्या के सीओ से बात किए और उन्होंने फोन किया
बैरिकेड्स जहाँ लगे थे, तो वहां उसके बाद हमको जाने की परमिशन मिली। तो इस तरह से जो इन्वॉल्व और सर अयोध्या में घूमते समय राम मंदिर के आसपास लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो जिनकी पहचान एक बीजेपी के रूप में या आरएसएस या फिर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के रूप में जिनकी की जाती है, उनके हाथों में वायरलेस थे। वो अपडेट दे रहे थे, जैसे चौराहे पे खड़े थे तो क्या सिचुएशन है, आगे की क्या सिचुएशन है। तो इस तरह से उनकी तैयारियां थी जो वो नजर रख रहे थे। पुलिस तो एक सुरक्षा थी, दूसरी सुरक्षा या फिर दूसरी नजर एक तरह से हम देख रहे थे कि जो ये संगठन है उनकी रही। सर यदि आप कुछ और पूछे तो बताएं। हाँ। नहीं, ये तो जरूरी चीजें थी जो आपने अपने आप ही बता दी। मीडिया के अलग अलग संगठनों ने, जो खासकर टीवी के, इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म लेकर रखे थे और उनके प्लेटफॉर्म्स पे वो लगातार वो कवरेज तो 15 दिन से हो रही है। आपने मीडिया की उन लोगों के पास भी जाते देखा जिन लोगों के पास नीतू सिंह गई, जिन लोगों के बारे में अमन ने लिखा है। ऐसे मामलों में आपने मीडिया के लोगों को उन लोगों तक भी पहुंचते देखा क्या कभी कहीं? सर आज तो विशेष तौर पे इसके लिए कोई स्पेस नहीं था। ये सही बात है, मीडिया चाह के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो लोग मौजूद ही नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था, जिस भीड़ में उनको होना चाहिए था, जहां उनकी समस्याएं होनी चाहिए थी, जहां अयोध्या की सीवर समस्या होनी चाहिए थी, जहां लाइट समस्या होनी चाहिए थी, जहां कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं उनकी समस्या होनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत वेल प्लान के तहत वो बाहर कर दिए गए थे, तो मीडिया के पास स्पेस नहीं था। लेकिन मीडिया पिछले एक हफ्ते से वहां मौजूद है और इस महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी की इस बहुत विशाल कार्यक्रम में मीडिया के लिए बहुत शानदार व्यवस्था थी, जहां उनके ठहरने की व्यवस्थाएं थी, इंटरनेट की व्यवस्था थी, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हीटर लगे हुए थे और उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया था। और मीडिया के लोग इस आवभगत का बहुत लाभ उठाए। अच्छा, चलो अब मैं थोड़ा सा नीतू से भी बात कर लूं। अमन से थोड़ी सी बात हुई है जिससे सब लोग शामिल हो जाएं बहस में, वरना एक तरफा सी हो जाएगी। नीतू, तुमने रिपोर्ट की है, जिन लोगों से बातचीत की है, जिनका वीडियो तुमने एक जारी भी किया है, जिसने लोगों को कंपाइल किया है, ये कब तुमने किया और तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आया कि इन लोगों से बात होनी चाहिए जिनको सारे हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने खबर के लायक नहीं समझा है? तो कैसे ये क्या हुआ है, तुम्हारे मन में कैसे ये ख्याल आया? तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया, क्योंकि हम लोगों ने जब हम स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें इतने अवसर नहीं मिलते या हम इतनी खबरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं कि हमें दर्ज किया जाए। पर ये दिमाग में हमारे 2-3 महीने से चल रहा था कि हमें अयोध्या में जाके कुछ वक्त रुकना है और बहुत सारी कहानियाँ करनी है, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए। हमने ये रिपोर्ट हम 26 दिसंबर को गए थे इसी साल 2023 में, तो 26, 27, 28 को हम वापस आए थे और ये स्टोरी करते वक्त हमें 2 दिन का समय लगा था। अब एक चीज़ जो हमने देखी अयोध्या में कि ऐसा नहीं था कि लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं या जो वहाँ पे विकास हो रहा है उसके विकास विरोधी हैं, लेकिन लोगों में इस बात का दुख ज़रूर है कि उन्हें उजाड़ के विकास किया जा रहा है, उन्हें हटा के विकास किया जा रहा है और उनके पास वो सारे कागजात मौजूद हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों की संख्या आपके अनुमान से कितनी होगी जो उजड़े हैं इस विकास के कार्यक्रम में? सर अगर हम सिर्फ दुकानदारों की बात करें, क्योंकि हमारी स्टोरी दुकानदारों पे फोकस्ड थी कि जो रेहड़ी दुकानदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी संख्या करीब हमें 6-7 हज़ार के लगभग बताई गई, जिसमें से 1600 दुकानदारों को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया गया। वहाँ पे जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा दावा है कि ये 1600 लोगों को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया गया जो पलायन हो चुके हैं, जबकि कहा यह गया था कि पहले इन्हें स्थापित किया जाएगा, बाद में विस्थापित किया जाएगा, जबकि हुआ इसके उल्टा। इनको जब स्थापित होने की बात होती है तो इन्हें कागजात दिए गए थे और ये कहा गया था कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। अभी भी दुकान के बदले दुकान दी जा रही है, पर उसकी कीमत इनको 8 लाख से 25 लाख तक बताई जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो एक दुकानदार जो सालों से बेच रहा है उसके पास इतना सेविंग ही नहीं हो सकती है कि वो 8 से 15 लाख या 25 लाख रुपए दे पाए।
तो फिर वहाँ के जो दुकानदार हैं जिनकी दुकान अलॉट की गई है, जिनको ये लेटर मिले हैं, उनमें से हमें 90% दुकानदारों ने ये बताया कि हम में से किसी ने भी दुकान जहाँ पे उन्हें दी गई थी, उन लोगों में से किसी ने वो दुकान नहीं ली गई। अच्छा, वर्तमान में उस जगह को आपकी रिपोर्ट में जो मुआवजे की राशि बताई गई वो 1 लाख 1.5 लाख है। जो लोग जी, वहाँ थे, जिनको हटाया गया है, उनको 1-1.5 लाख रुपए दिए गए हैं और अब उनसे 25 लाख की नई दुकान खरीदने का आग्रह किया जा रहा है। ये आपकी जी, स्टोरी में है। ये फिगर जी, यही जी। है ना? यही है ना? यही फिगर है। जहाँ पे सर उनकी दुकानें हटाई गई थी, जो ये राम पथ, भक्ति पथ और ये जन्मभूमि पथ है, जो इसके हुँ, रास्ते को चौड़ीकरण के किया गया है, तो उसमें अभी वर्तमान में उन दुकानों की कीमत अभी 50 लाख हो गई है, जिससे इनको अच्छा। हटाया गया था। अगर आप 25 से 30 लाख, 40 लाख रुपए देंगे पगड़ी के तौर पे, तब आपको दुकान मिलेगी। तो इन्हीं की दुकानों को जब तोड़ा गया है, जब इनको हटाया गया, तो इनको मुआवजा राशि ना कह के उसको सहयोग राशि ये दुकानदार मान रहे हैं कि हमें मुआवजा राशि तो मिली ही नहीं। पर इन्होंने ये वो सहयोग राशि इसलिए ली गई, इनका इस पूरी कहानी में सर अगर हम इसकी पढ़ते दर पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारे झोल नजर आएंगे। पहला झोल ये है कि दुकानदारों को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको दुकान के बदले दुकान मिलेगी, आप दुकान खाली कर दीजिए। दुकानदारों ने कहा ठीक है हम खाली कर देंगे, पर दुकानदारों की जब ये दुकानें खाली कराएंगे तो ये मौजूद ही नहीं थे। रात के वक्त बुलडोजर चला इनकी दुकानों पे। फिर इसके बाद इनको एक लेटर दिया गया कि आपकी दुकानें खाली करा दी गई हैं, ये सहमति पत्र है, अभी दुकानें आपकी बन रही हैं और आपको दुकान बनते ही दुकान दे दी जाएगी। तो इन सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए इस उम्मीद से कि हमें दुकान मिल जाएगी। तो सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें इनकी सहमति के हस्ताक्षर हैं, पर जब तो इनको मतलब दुकान एक तरह से प्रशासन ने इनके साथ धोखेबाजी की है, आपकी रिपोर्ट कह रही है, यानी आपकी जानकारी कह रही है। ये वहाँ के दुकानदार सर कह रहे हैं, ये वहाँ के जो ठीक है, व्यापारी मंडल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक। ऐसा हमारे साथ छलावा किया गया, ऐसा हमारे साथ धोखा किया गया। जब इनको आवंटन पत्र दिया गया तो उसमें दुकान की कीमत 25 लाख, 24 लाख, किसी की कीमत 21 लाख। पर मसला भी यही फंस रहा है कि वो दुकानदार भी, एक लेटर भी हमने अपनी स्टोरी में लगाया है, तो हमने नाम हटा दिया है क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं ना, एक अंदर से डर भी है कि अगर हम विरोध जताएंगे तो हमें हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा या हमें पूरी तरह से विस्थापित कर दिया जाएगा। तो वो रहना भी वहीं पे चाह रहे हैं, पर वो अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं। तो ये मेन मसला फंस रहा है कि वो अपनी बात, उनकी बात को दर्ज नहीं किया जा रहा है। अमन, तुमने अपनी स्टोरी में 200 की संख्या जिक्र की है कि 200 के आसपास हत्याएं हुई हैं वहां अब तक पिछले 30-40 सालों में अयोध्या में, जो जिनकी कवरेज हुई। ये 200 की फिगर कहाँ से आई? ये शारदा दुबे की किताब है, द पोर्ट्रेट्स ऑफ अयोध्या, उससे। अच्छा, अच्छा, उसके रेफरेंस से लिया। तो हाँ। ये भाई अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा। अभी तुम्हारा क्या अनुमान है, क्योंकि अभी चंपत राय जी का एक बयान था, बयान माने कुछ बातचीत के बीच वो कैजुअली कह रहे हैं कि हमने ये लगवा तो दिए सोने चांदी के दरवाजे वगैरह, बहुत इसमें पैसा लग गया, अब इनकी सुरक्षा के लिए बहुत ताले लगाने पड़ेंगे और यहाँ तो अयोध्या में तो आंख झपक, कुछ इस तरह की बात वो कहते हैं कि आंख जैसी झपक जाए तो जाने क्या लूट लिया जाएगा। मतलब उनको इस बात की आशंका है कि ये सब चीज सुरक्षित भविष्य में रह पाएंगी, इसमें काफी कठिनाई होगी। तो इसका अर्थ तो ये निकलता है कि वहां अभी अपराध की संभावनाएं बहुत बनी हुई हैं और जो लोग वहां हैं परिवेश में उनके बीच जिन कारणों से अपराध पहले होते रहे, जो तुम्हारी रिपोर्ट में है, वो कारण चूंकि आर्थिक थे, तो वो कारण और बड़े हो रहे हैं। तुम्हें भविष्य में वहां अपराध के बारे में, जिसको तुमने रिपोर्ट किया है और क्राइम जैसा वहां होता रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि ये नया सेटअप बनने से एक टूरिस्ट प्लेस टाइप अब ये बन जा रहा है और इसमें बहुत सारे आप ये कह सकते हैं धार्मिक पर्यटन तो होगा ही होगा इससे, तो बहुत सारे नए लोग आएंगे और आर्थिक रूप से चूंकि जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, होटल्स वगैरह बहुत बन रहे हैं, लॉजेस बन रही हैं, तो अपराध के बारे में अब आपको अपनी रिपोर्ट के आधार पर क्या लगता है, भविष्य वहां का क्या नजर आता है? मुझे लगता है कि सर अयोध्या अपराध का एक नया पावर सेंटर बनेगा, अपराध का पावर सेंटर। इसकी दो वजह हैं। बड़ी बात कह रहे हैं जी। इसकी दो वजह है कि जमीनों की जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, हम्म, एंटायर अवध रीजन, लखनऊ को छोड़ दीजिए आप, लखनऊ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट वहां लेने की हैसियत शायद ही किसी में हो, या शायद ही कोई लेना चाहे वहां, या शायद ही कोई लेना चाहेगा वहां पे। ओके। लेकिन इंडिया के बड़ा
एक ग्रुप है लोढ़ा, आरएम लोढ़ा, सॉरी हम्म आरएम लोढ़ा नाम, वो वहां हम्म पे 1.5 करोड़ के या 2 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं। अब जिनकी जमीनें गई हैं, जिनकी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से छीनी गई हैं, या जो 22 मेरी जानकारी नीतू से थोड़ी सी अलग है, लेकिन 2200 के आसपास रामपथ पे दुकानें तोड़ी गई हैं। तो वो जो सब लोग विस्थापित हुए हैं, उनको जमीन नहीं मिली है, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो काम करना चाहेंगे। अब क्या काम करेंगे, जिस डायरेक्शन में उनको मोबिलाइज कर लिया जाएगा, जो भी उनको मोबिलाइज कर लिया जाएगा, कर लेगा, वो इसको यूज करेगा। मतलब वहां की चर्चाओं में 2-3 नाम भी बहुत आए, खब्बू तिवारी हैं, या बताओ उस तरीके जो भी लोग हैं, उनके बहुत नाम आ रहे हैं कि इन्होंने जमीनों पे बड़ा-बड़ा होल्ड स्टेक लेके रखा हुआ है और यही अब जमीनों की डीलिंग कर रहे हैं। एक लेखपाल हैं वहां पे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, डायरी में देखना पड़ेगा। कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने पिछले 3 सालों में कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति बनाई है। ऐसे कई लोगों के बारे में वहां बातें हैं अब, लेकिन चूंकि हम लोग बिना कहने आधार से के किसी पर क्या कहें, कहने हाँ, जितना कह सकते हैं इशारे में उतना आपने कह ही दिया है। बिल्कुल, एक लेखपाल 100 करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं, ह्यूज अमाउंट। गौरव ने चाय वाय पी ली है, जरा इनसे भी एक आध सवाल कर लें। तो वहां तुमने लग्जरी देखी, पत्रकारों की खूब बढ़िया खाना पीना है, अच्छा गर्म वातावरण है, ठंड बाहर पड़ रही है, अडवाणी जी को ठंड लग सकती है, इस बहाने रोक दिया गया है, लेकिन बाकी सब लोग तो पहुंचे हैं। हाँ सर, पत्रकारों के लिए मीडिया के, हरी हाँ भरी सर, व्यवस्था है, पत्रकार बाहर हाँ क्यों सर, निकले? सर पत्रकारों के लिए खाने की व्यवस्था जिस तरह से ख्याल रखा गया उसमें मतलब मैं स्नैक्स में देख रहा था कम से कम 15 आइटम थे, जिसमें समोसा था, टिक्की थी, बिस्किट था, पूड़ी थी, सब्जी था, और छोले भटूरे थे। तो और खूब व्यवस्था की। वहीं देखा गया कि जो आम लोग हैं, जैसे जो तीर्थ यात्री 20 के पहले अयोध्या में आ गए थे, जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देखना चाह रहे थे, वो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इतनी हाईटेक व्यवस्था थी, इतनी हाई सिक्योरिटी थी, जिसमें भंडारे की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं भंडारा लगाना चाह रहे होंगे, या शायद उनको अनुमति नहीं मिली। तो इस विशाल कार्यक्रम में जो जैसे संगम में अगर हम जाते हैं या फिर पत्रकार जाते हैं, तो उनको अलग से व्यवस्था नहीं लेनी पड़ती, वो भंडारे में खाते हैं। तो यहाँ पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था करके भंडारे के महत्व को खत्म कर दिया गया, या फिर उसकी उपयोग जरूरत नहीं समझी गई, तो भंडारा नहीं था। पूरे मंदिर के आसपास के लगभग 5 किलोमीटर के रेंज में कोई भंडारा नहीं लगा था। तो जो आम लोग थे, जो महाराष्ट्र से आए थे, जो एमपी से आए थे, वो लोग घूम रहे हैं। 2 बज गया उनके मतलब उनके एक निवाला भी नहीं गया मुंह में। तो वो सरयू नहा लिए हैं, लेकिन कार्यक्रम के चक्कर में 2 बजे तक वहां डटे पड़े हैं, लेकिन उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वो जब पुलिस की गाड़ी आई, तो उसको 4-5 बाबा मिलके छीन लिए पूरा। अच्छा। तो पुलिस के लोगों को पूरी नहीं मिला, लेकिन बाबा लोग निपटा दिए। तो इसे यहीं से सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ये बताना चाह रहे थे कि अयोध्या में जो लोग आए, जो तीर्थ यात्री थे, जो 18, 19, 20, 21 से वहाँ मौजूद थे, जो अभी आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, उसमें सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच, गोंडा और इधर लखनऊ, इलाहाबाद, यहाँ के लोग नहीं थे। अच्छा। वो सारे कार्यकर्ता या फिर जो भक्त थे या फिर जो लोग आए थे तीर्थ यात्री, वे सब कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई झारखंड का है, कोई हिमाचल का है, कोई उत्तराखंड का है। हाँ, 15-20 दिनों से टेलीविजन लगातार इतना इस कार्यक्रम का और उस जगह का इस तरह से महिमा मंडन हुआ है उसका, कि बाहर के लोगों में तो बहुत कौतूहल है। जी सर। और उनमें कौतूहल, जो आसपास के लोग हैं, चूंकि वो बहुत सारी चीजों से परिचित हैं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए उनमें वो कौतूहल, और फिर उनको ये भी उम्मीद है कि चलिए सब बन जाने दीजिए, हम तो कभी भी हो आएंगे। बाहर के आदमी को लगता है कि वो इस इवेंट में शामिल हो और उसको पहले देख सके, पहला दिन पहला शो वाला मामला रहता है, कुछ उस तरह का मिलता जुलता। तो नीतू, तुम्हारी स्टोरीज में तुम्हें सबसे मर्मस्पर्शी बातचीत किससे लगी, उन पात्रों से, जिन पात्रों से तुमने बातचीत की है, जिनमें से कुछ को तुमने वीडियो रिकॉर्ड भी करके डाला है अपने प्रोग्राम में भी और वैसे भी? सर, किसी एक के लिए कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी जो समस्याएं थी, जो सबकी परेशानियां थी, लगभग एक जैसी ही थी। उसमें तुमने मतलब अपनी योग्यता से कौशल्या नाम की एक पात्र का चयन किया है,
चूँकि कौशल्या से फिर मैथोलॉजी रिसेंबल करती है राम जी की माताजी को, तो वो अच्छी मतलब तुम्हारा योग्य चुनाव है। तो इस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था, लेकिन तुम बताओ। ठीक। सर ये इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक था। हमने शुरुआत पुरुषोत्तम झा से की थी और हाँ। पुरुषोत्तम झा के जस्ट बगल में कौशल्या की शॉप थी और कौशल्या के जस्ट सामने जगन्नाथ जी की शॉप थी, जो हमारी हेडिंग में भी यही बताता है। जी, तो जी। ये महज एक इत्तेफाक था, पर वही कौशल्या के मन में भी इस बात का डर था कि सुबह दुकान लगाते हैं तो शाम को लगेगी कि नहीं, पता नहीं है। हाँ, और वो भी हाँ। 30-35 लाख रुपए नहीं देने सक्षम है और शर्तें जी, बहुत ज़्यादा हैं। और सबकी जी। समस्याएँ लगभग मिलती-जुलती हैं। मुझे प्रदीप प्रजापति की एक बाइट है हमारी वीडियो में, उनकी हुँ। बाइट ने मुझे काफ़ी, मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे इस बात का अंदर से डर लग रहा था कि कहीं मैं उनसे कोई एक और सवाल पूछूँ या थोड़ी देर और रुक जाऊँ तो कहीं वो रो ना पड़ें। वो दरअसल उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने दर्द को छिपाने की, लेकिन वो बार-बार परेशान हो रहे थे, वो बार-बार रो रहे थे। उनका कहना था कि 20-25 साल से वो यहाँ पे उनकी पुश्तैनी दुकान थी जिसे उजाड़ा गया और अभी जो उनको लेटर मिला है उसमें 21 लाख रुपए उनको देना है, तब उनको नई दुकान मिलेगी और उस 21 लाख को देने के लिए उनको 3 महीने का केवल समय दिया गया था। तो ये लोग 3 महीने का समय क्रॉस कर चुके थे, तो अभी दुकान भी उनको अलॉट नहीं होगी। इनका लोन पास नहीं हुआ था। और बार-बार वो लेटर देते वक़्त मुझसे हाथ जोड़ रहे थे कि मतलब आप किसी भी कीमत पे लेटर मत दिखाइएगा। वो परेशान थे और बार-बार उनका फ़ोन आ रहा था कि बहुत सारे मीडिया वाले आए, पर हमें ऐसा पता चला है कि आके वो हमारा वीडियो तो रिकॉर्ड करते हैं, पर आगे जाता है तो फिर उनको पैसा मिल जाता है, फिर वो वीडियो चलता नहीं है। तो आप चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे? अब अरे उनका वाह! लंबा इंतज़ार रहा। 26 दिसंबर को वीडियो मैंने शूट किया था और कल आज रिलीज़ हुआ। तो एक लंबे वक़्त के बाद उनको बार-बार लग रहा था रिलीज़ होगा भी कि नहीं होगा, हमारी बात आगे तक जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझसे हुँ। बार-बार कह रहे थे कि जो मैं बोलूँगा क्या वो आप आगे तक पहुँचाएँगी? क्या वो योगी जी को पता चलेगी? क्या वो मोदी जी को पता चलेगी? एक दुकानदार जिसने 20-25 साल वहाँ पे गुज़ारे हैं, जब उनको रोज़गार की उम्मीद दिखी तब उन्हें हटाया जा रहा है और अभी 3 दिन तो दुकानें ही बंद हैं। आगे क्या होगा कुछ कह पाना मुश्किल है और जो इनके पीछे दुकानें बन रही हैं अभी जहाँ पे इनकी दुकान है, वो किसी राजस्थान के एक बड़े व्यापारी ने दुकानें खरीदी हैं, तो वो 1-2 महीने में बन के तैयार हो जाएँगी। तो इनका कहना है कि जैसे ही वो दुकानें बन के तैयार हो जाएँगी तो फिर हमारे पास कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे रहने की। तो अमन, मैं तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं बुन पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरीज़ जो हैं वो अपने आप में एक अलग दुनिया का, एक रहस्यमयी दुनिया को रियलिटी बाइट के तौर पे पेश करती हैं। तो तुम खुद अपने लिए सवाल बुन के मुझे उत्तर दो, क्योंकि उसमें थोड़ी पेक्यूलियरिटी होगी और थोड़ा समझ में आएगा। जी। जो तुम कहना चाहो, जो तुम्हें लग रहा हो कि मेरे तुम्हारा एक तो ऑफ है माइक, माइक ऑन कर लो। तुम्हारा हाँ, माइक सॉरी ऑन। सर, सॉरी। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम मेरे लिए अभी जो तुम्हें लग रहा हो कि मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, वो तुम बताओ। मेरे लिए अभी कुछ कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, मतलब गौरव की स्टोरी भी है, नीतू की भी है, मेरी भी है और सारी स्टोरीज़ आई उन सबको पढ़ने लिखने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि अयोध्या जो बहुत छोटा-सा टाउन है, मतलब आप उसको 15 मिनट या 20 मिनट बाइक से आप पूरा कवर कर लेंगे, उसकी उतनी लेंथ है। ठीक। तो अब 1 डेढ़ लाख की आबादी है उस कस्बे की, अयोध्या की, तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ चीज़ें हो रही हैं ना, तो वहाँ का नैरेटिव एक बिल्कुल अलग हो सेट होने वाला है कि, या मैं इसको ऐसे कहूँ कि बीजेपी ने या आरएसएस ने अयोध्या को एक नया आयाम दे दिया, कि जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि तिलक ने जब शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू किए थे जी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जी, 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 जी। और अब वही चीज बीजेपी आरएसएस ने कर दी है और विद इन 100 ईयर कर दी है। तो ये भारत के कल्चरल लैंडस्केप में एक बड़ा चेंज आया है कि हुँ। अब मतलब एक दिवाली के बाद या रामनवमी के बाद अयोध्या के लिए अब एक नया त्योहार हो गया, या अयोध्या क्यों, या पूरे, मतलब मैं आज महू में, इंदौर में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पूरा शहर बंद है। आप खाने की चीजें तक अवेलेबल नहीं है आपको, अगर आप कुछ खाना चाहें, नाश्ता करना चाहें महू में, मतलब हुँ, क्योंकि हुँ, हर हुँ, हुँ। जगह राम नाम के सब चीजें निकल रही हैं, झंडों से, झंडे डंडे सब पटे पड़े हैं, आपको पैर हुँ, रखने की हुँ। जगह नहीं। तो जिस तरीके से इसको नए नए त्योहार बीजेपी ने गढ़े ना पिछले 100 सालों में, वो हुँ। अगले 500 साल तक या 1000 साल तक इसके नए कल्चरल लैंडस्केप में बहुत चेंज करने वाला है, जो मैं अच्छा, कह सकता तुम तीनों से मेरा एक सवाल है, वो एक वीडियो से उपजा है, जो मैं इस प्रोग्राम को करने से पहले जो सूचनाएँ गैदर करने की कोशिश कर रहा था।
अयोध्या में उसी मस्जिद के बगल में मुसलमानों की एक बस्ती थी। अब मुझे नहीं पता कि अब उसमें से कितने लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से ही एक व्यक्ति से बात करने की एक जो हमारा ये मतलब खतरनाक मीडिया है, इसका कोई एंकर माइक लेके उसके मुँह में घुस रहा था और बहुत उसे कुरेदने की कोशिश कर रहा था। वो बेचारा तकलीफ महसूस कर रहा था, इस बारे में बोलने से मना कर रहा था कि उससे बात न की जाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे पूछ रहा था। और जो पत्रकार था उसने शायद कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसा कि हमारे पत्रकार जिनके हाथ में माइक होता है, उनका दावा होता है कि उनको दुनिया का सब कुछ पता है और सिर्फ़ उन्हीं को सही पता है। उनको कभी किसी चीज़ में अपने काम में किसी सुधार की गुंजाइश की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वैसा वो करता हुआ उस आदमी को कुरेद रहा था। तो वो मुस्लिम आदमी जो है रिएक्शन में यही सब कह रहा था कि आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है और उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको निशाने पे लिए हुए था। तो आप में से किसी ने किसी उस इलाके के मुस्लिम व्यक्ति को भी इंटरव्यू किया है? आप लोगों में से किसी की बात हुई है क्या? मेरी हुई है। तुम्हारी कई भी सारे है? लोगों जी, कई सारे लोगों से बात हुई। चूँकि वो एक ऐसी फीलिंग होगी जो उनके दिल में होगा, वो शायद उस तरह से व्यक्त न कर रहे हों। वो भी डर रहे हैं, वो इतने दिनों से लगातार इस आंदोलन ने उनको अपमानित किया है, डराया है, खतरे में डाला है। तो अपने-अपने अनुभव ज़रा अगर आप लोगों में से जिसके पास हो, पहले गौरव से बात कर लेते हैं, फिर अमन तुम्हारे पास आते हैं। गौरव भी कुछ इशारा कर रहे थे। गौरव माइक ऑन कर लेना। जी। सर मैं जब अपनी स्टोरी विशेष तौर पर लिखने वाली कर रहा था, तब मैं ज़्यादा बात किया था और इस बार भी कुछ लोगों से बात किया। तो पिछली बार तो बहुत जैसे लग रहा था कि किसी को पीड़ा पहुँची हो और उसको फिर पीड़ा पहुँचाने के लिए एक घाव को दोबारा कुरेदा गया हो। जैसे अयोध्या में जब घर तोड़े जा रहे थे, तो पूरे के पूरे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे बहुत सारे मुसलमान थे, जिनकी पूरी-पूरी ज़मीन गायब हो गई। सिर्फ़ 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया इसलिए दिया जा रहा था सर कि आबादी लैंड को वो ज़मीन नहीं मान रहे थे, वो आपका बैनामा नहीं मान रहे थे। जो आप बैनामा का कागज़ आपके पास होता था, उसी को बैनामा का कागज़ मानते थे, उसका पूरा मुआवज़ा दिया जाता था सर्किल रेट के हिसाब से। वो 1 लाख रुपया होता था, आप अपने मलबे को तोड़ के हटाइए स्वयं से। अगर आप स्वयं तोड़ के हटाएँगे, तो हम आप जेसीबी से नहीं तोड़ेंगे, जेसीबी से तोड़ेंगे तो आपका पीछे वाला भी घर टूट जाएगा। तो इसलिए लोग स्वयं से तोड़ रहे थे, वहाँ सबसे अहम बात थी और यही पूरी स्थिति वहाँ भी देखने को मिल रही थी, बनारस में भी। तो ये एक अधिकारी हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो उनको विशेष तौर पे इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मतलब नियुक्त किया है और वो वहाँ उनकी सफलता के बाद बनारस के बाद उनको अयोध्या में भेजा गया था। उन्होंने सेम वही प्लान इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट भी आया और यहाँ आज राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। तो मुसलमान लोग ये कह रहे थे कि मंदिर मस्जिद तो ठीक है, पुरानी बात हो गई, अब उसको तो बनना ही है। लेकिन जिस तरह से हमारे घर को भी उजाड़ के हमको अयोध्या से बाहर भेजा जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा गड़बड़। तो वो बड़े पसोपेश में है, वो क्या बोलें, क्या करें, क्या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा असल। किसी भी हमारा कोई मित्र हो मुसलमान, वहाँ हैं भी 1-2, वो नहीं बोल पाते हैं कि वो जानते हैं कि हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। जैसे लगता है उनकी बात को खत्म कर दिया गया हो और वो बहुत ये ऐसी स्थिति 1 दिन 2 दिन में नहीं पैदा होती, मुझे ऐसा लगता है। ये एक बहुत लंबे प्रक्रिया, बहुत प्रोसेस के बाद ये पैदा हुई है कि लोग अब निरुत्तर हो गए हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं किसी सवाल का। अब वो स्वीकार करते जा रहे हैं कि जो कुछ होगा अब देखेंगे और सहेंगे, झेलेंगे। अमन, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इस तरह के किसी अनुभव का? वहाँ पे एक हाजी महबूब हैं, काफी सीनियर लॉयर हैं और वो राम मंदिर मसले पे कई मुस्लिम साइड से पक्षकार भी रहे हैं, वकील रहे। तो उनका कहना था कि अयोध्या में राम मंदिर तो पॉलिटिकल इशू है, सब चीजें हैं, वो ठीक है, लेकिन जो मेन मोटिव उनका जो है वो ये है कि यहाँ से मुसलमानों को हटाना। तो ठीक है, हाजी महबूब की स्टेटमेंट के बाद भी फिर नंद कुमार गुप्ता से बात हुई मेरी, मैं मिला तो उन्होंने फिर मुझे बिल्कुल एक
अभी हाल फिलहाल 2 या 3 महीने का नंद कुमार गुप्ता जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी है ना, वही। तो उन्होंने मुझे बहुत एक रिसेंट एग्जांपल दिया कि 3 महीने पहले जहाँ उनका घर है, उसके सामने एक मुस्लिम फैमिली रहती थी और वो छोड़ के चली गई। अब वो अपना घर बेचना चाह रही है। तो ये रिसेंट एग्जांपल है। इसके अलावा पिछले 3 साल में करीब 30 या 35 मुस्लिम फैमिलीज हैं जो दाएं-बाएं हो गई हैं और पलायन कर गई। अब अपनी जमीन बेचने की तैयारी कर रही हैं। तो कोई रेट की वजह से या कुछ तमाम वजह हैं जो वहाँ के लोकल हैं। तो इस वजह से वो अटकी हुई हैं, लेकिन 30 से 35 लोग फैमिलीज हैं जो पलायन कर गई। और जो हाजी महबूब कह रहे हैं कि इनको भगाना उनका उद्देश्य था, मुसलमानों को यहाँ से भगाना, वो एक बात दोनों तरफ से कन्फर्म हो रही है। बाकी लेट्स सी इन फ्यूचर। नीतू, तुम्हारे पास कोई सैंपल है ऐसा? तो सर, मस्जिद ट्रस्ट के जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू करने मैं गई थी। लखनऊ में वो रहते हैं। तो मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी। इत्तेफाक से कुछ टेक्निकल इशू के चक्कर में उनकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं वीडियो में, तो फिर वो मैं पब्लिश नहीं कर पाई। पर जब मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी तो एक चीज़ मैंने देखी कि जो मैं उनसे सवाल पूछ रही थी कि तो जैसे कहते हैं ना कि हमने कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, जैसे गौरव जैसी बात ना, कि हमें वो स्वीकार्यता दे दी कि अगर हम विरोध करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, हम विरोध नहीं कर सकते, तो जो हो रहा है ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी बटा नहीं था, अवध नगरी तो हमेशा से मेल मिलाप के लिए जानी जाती है, हम सब तो एक ही हैं, हम सब में कोई भेदभाव नहीं है। जब उनसे हम सवाल पूछ रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि पत्रकार जो संघर्ष को क्यों कर रहे हैं, जो इतना आंदोलन चला हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ पे बात करें। हम 2 महीने के बाद मस्जिद बनने का काम शुरू हो जाएगा, 2 महीने के बाद वहाँ अस्पताल बनेगा और हम उसके लिए चंदा का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि अभी राम मंदिर में तो सरकार भी डेवलपमेंट की इतनी सारी स्कीम्स ला रही है, इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, क्या आपको इस तरह से आश्वासन मिला? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो डेवलपमेंट हिंदू मुस्लिम सबके लिए हो रहा है, पर हम जिस तरह से तीर्थ ट्रस्ट चंदे का इंतज़ाम कर रहा है उस तरह से हम भी इंतज़ाम करेंगे। तो उनकी जो भाषा शैली थी, जो उनके बोलने का वो था, अगर हम उनसे थोड़ा सा भी सवाल पूछ रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर आंदोलन कितने साल क्यों रहे, इतना भेदभाव क्यों रहा, फिर क्यों शुरुआत से चीज़ें नहीं बेहतर हुई, तो काफ़ी बचते हुए नज़र आए और उनको लग रहा था कि इन चीज़ों को कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो रहा है उसमें हमारी सहमति है, मस्जिद बनेगी हमारी, उसमें भी मतलब तो ठीक है, मस्जिद बन जाएगी। तो जैसे गौरव ने अभी कहा कि हमारे भी बहुत सारे मुस्लिम साथी हैं जो फैज़ाबाद में रहते हैं, तो जब हम स्टोरी करने गए थे हम उनसे भी बात कर रहे थे, तो वही बात की, ऐसा नहीं कि वो हमारे सहयोगी नहीं थे या वो हमें सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, पर वो इस मामले में बात नहीं करना चाह रहे थे। वो जैसे अयोध्या और फैज़ाबाद के बीच की जो दरारें हैं, जो गैप है, वो हमने देखा वहाँ पे और बहुत करीब से देखा कि मतलब हमें लग रहा था कि अयोध्या और फैज़ाबाद बिल्कुल बट गया है। हिंदू मुस्लिम एकदम से बट गए हैं, अलग हो गए हैं, मतलब ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जब से राम मंदिर का फैसला आया हम तो सरयू घाट पे ही नहीं गए, हम तो उधर गए ही नहीं, हम तो उस गली से निकले ही नहीं। मतलब सोचिए कि फैज़ाबाद अयोध्या की कितनी दूरी है ना? और अगर वो लोग 3 साल 4 साल से वहाँ पे नहीं पहुँचे तो कुछ तो हुआ है वहाँ पे ना, कि लोग बात नहीं कर रहे, फ़ोन पे ज़्यादा कोई बात करने के लिए रेडी नहीं था कि आप मिलके ही बात करो। तो वो चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि शायद वो गैप है। और पूरे इस अयोध्या की रिपोर्टिंग के बाद हम ये बात कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी रिपोर्टर ने अयोध्या में 1 दिन या 2 दिन गुजार दिया, ढंग से गुजार दिया और वहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर ली, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी अयोध्या की परतें खुलेंगी। बहुत सारी अयोध्या, जिस नई अयोध्या को हम देख रहे हैं, अभी मैंने जो ये रिपोर्ट की है उस पे मुझे कितने सारे मतलब शायद मेरी रिपोर्टिंग के करियर में ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत गंदे मैसेज आए, बहुत उटपटांग के मैसेज आए कि हमें फॉरेन फंडिंग मिल रही है, हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, तो इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, हम राम मंदिर के मतलब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी, मैं सुबह सो के उठी थी, 10 15 20 30 40 मैसेज व्हाट्सएप पे पड़े थे। मैं सोच रही थी कि आप पोस्टर का टेक्स्ट चेंज कर दूं, ज़्यादा हमने स्टेटमेंट दे दिया, लोग कह रहे थे आप स्टेटमेंट दे रही हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय जब पूरा मीडिया एक तरफ जा रहा है, फिर आप थोड़ा-सा आप अपना रास्ता बदल रहे हैं, उस समय अपनी बात रख पाना। और नहीं, हमने कोई भी बात रास्ता नहीं बदल रहे हो बच्चों, तुम लोगों ने ही रास्ते पे चलने की कोशिश की है। रास्ता तो उन्होंने बदला हुआ है, रास्ता ही नहीं, उन्होंने तो रास्ता छोड़ दिया है, तोड़ दिया है। तुम सबको सैल्यूट, तुम्हारे अंदर ये संवेदनशीलता बची रहे और ये इंसानी जज्बा रहे, सच बोलने की कीमत चुका के भी उसे सच बोला जाए।
तो इसीलिए मुझे जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखी तो मेरा मन हुआ कि तुम लोगों से बात करें, और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।